गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम हिंदी भाषा सेकेंड रीड के अंतर्गत जो जिसने भी हिंदी भाषा सेकेंड के रूप में लिया है उसके अंतर्गत काव्य सौंदर्य के कुछ पार्ट है, जैसे कि भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, है ना, शिल्प सौंदर्य, नाच सौंदर्य। तो उसमें से हमने भाव सौंदर्य पढ़ लिया था। आज हम विचार सौंदर्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये चारों टॉपिक जैसे ही पूरे हो जाएंगे आपका एक टॉपिक पूरा हो जाएगा, जिसमें से मिनिमम 2 से 3 प्रश्न आपके बनते हैं। तो 2-3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आशा करती हूँ कि आप इन सभी वीडियो को देखेंगे और आप अच्छे से समझेंगे। एक मेरे प्यारे से विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि मैडम काव्य के गुण क्या होते हैं, रीति क्या होती है, बता दीजिएगा। उसमें से गए साल क्वेश्चन बने थे जब भी रीड हुई थी उसमें। तो निश्चित शिल्प सौंदर्य जब इसके पश्चात मैं पढ़ाऊंगी उस समय आपको काव्य के गुण, रीति, छंद, अलंकार सभी चीज पढ़ाऊंगी। आज तक छंद में से क्वेश्चन नहीं आया है, फिर भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी सोच सकता है, अलग से दे सकता है। तो विचार सौंदर्य जैसे अपना पूरा हो जाएगा अपन नेक्स्ट शिल्प सौंदर्य ही पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत मैं आपको काव्य के गुण और रीति बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दूंगी। तो आपका 1 नंबर अगर वहां से क्वेश्चन आता है तो पक्का हो जाएगा। तो चलो आइए हम शुरुआत करते हैं। विचार सौंदर्य, विचार होता क्या? सबसे पहले बात आती है कि विचार क्या होता है। तो कवि कुछ भी लिखता है ना, अपनी रचना में कवि अपने विचारों का समावेश करता है। और कवि ने क्या लिखा है, उसमें क्या विचार निहित है, वो हमें कब समझ में आएगा? जब कवि की कविता को हम पढ़ेंगे। तो कवि की कविता को पढ़कर जब हम कवि ने के कविता के अंदर निहित विचारों को समझेंगे कि कवि क्या कहना चाह रहा है, वही होता है विचार सौंदर्य। कि अपने विचारों में उनकी कितनी सुंदरता है, कितना अच्छा उन्होंने लिखा है, कितने अच्छे विचार प्रकट किए हैं। यानी अच्छे विचारों को पढ़कर हमें ग्रहण करना है। तो देखिए, आइए हम समझते हैं। विचार सौंदर्य का अर्थ है कि किसी पद्यांश या गद्यांश में लेखक में जो भी अच्छे विचार, लेखक ने जो भी अच्छे विचार प्रकट किए हैं उनको पढ़कर पहचानना कि कवि क्या कहना चाह रहा है प्रस्तुत कविता के माध्यम से या गद्यांश के माध्यम से या पद्यांश के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाह रहा है। इन विचारों को अगर हम अच्छे से समझ पाते हैं तो वो होता है विचार सौंदर्य। कि कवि की कविता की जो सुंदरता है, जो कहना चाह रहा है, जो शिक्षा देना चाह रहा है, उसको हम अच्छे से समझ पा रहे हैं। विचारों की उच्चता से काव्य में गरिमा आती है। कवि के विचार जितने अच्छे होंगे, जितना अच्छी वो शिक्षा देना चाहेगा, उतनी काव्य में गरिमा, काव्य अच्छा बन जाता है। उस काव्य को बार बार लोग पढ़ते हैं। गरिमापूर्ण कविता ही प्रेरणादायक सिद्ध होती है। हम आज भी कबीरदास जी के दोहे, रहीमदास जी के दोहे, गिरधर की कुंडलियां, है ना, तुलसीदास जी, रसखान जी हम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते? क्योंकि उनकी जो कविता है, उनके जो दोहे हैं, उनकी जो कुंडलियां हैं, उनके जो सवई है, वो आज भी हमारे लिए प्रेरणादायक है, हमें कुछ न कुछ शिक्षा देते हैं। और इसी उत्तम विचारों और नैतिक मूल्यों के कारण कबीरदास जी, रहीमदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, बिहारी जैसे अनेक कवि संसार में अमर हो गए। उनको इस संसार से विदा हुए बहुत साल होने के बाद भी आज हम उनकी कविताओं को पढ़कर, उनके दोहे को पढ़कर क्या करते हैं? हम उनके विचारों को ग्रहण करते हैं और आज भी हम उन्हें याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके विचार बहुत अच्छे थे और उनकी कविताओं को पढ़कर हम उनके विचारों को ग्रहण करते आ रहे हैं। कबीरदास जी के बहुत ऐसे दोहे जो शिक्षाप्रद है, रहीमदास जी के बहुत सारे ऐसे दोहे जो शिक्षाप्रद है, सूरदास जी कृष्ण जी की महिमा का वर्णन किया है। तो इस प्रकार की उनकी कविताओं को पढ़कर हम उनके विचारों को ग्रहण कर पा रहे हैं, है ना। तो वही होता है विचार सौंदर्य। भाव तत्व को संतुलित करने व कल्पना को अविश्वसनीय बनाने में से नियंत्रित करने में बुद्धि तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन सभी भाव तत्व में आपको पढ़ा चुकी हूँ भाव सौंदर्य के अंतर्गत। और कल्पना यानी कवि जो भी कल्पना करता है उसको अविश्वसनीय बनाने में हमारी बुद्धि तत्व है, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए विचार तत्व को काव्य तत्व के रूप में बुद्धि तत्व भी कहा जाता है। हम विचार तत्व को काव्य तत्व के रूप में क्या कहते हैं? बुद्धि तत्व भी कहते हैं। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि विचार तत्व को काव्य तत्व के रूप में क्या कहा जाता है? तो बुद्धि तत्व कहा जाता है। या बुद्धि की
महिमा बहुत ज्यादा किसमें है, तो विचार तत्व में है ना। भाव तत्व और कल्पना तत्व को अविश्वसनीय बनाने में किसकी भूमिका है, तो विचार सौंदर्य की भूमिका है। इस प्रकार किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा विचार सौंदर्य क्या है, कि कवि की कविता को पढ़कर हमें कवि इस कविता में क्या कहना चाह रहा है उस विचारों को समझना है, वही होता है विचार तत्व। किसी कार्य में विचार सौंदर्य की पहचान, कार्य नहीं कविता, किसी कविता काव्य या काव्य हो सकता है, काव्य या कविता। तो विचार सौंदर्य की पहचान करने के लिए गद्यांश एवं पद्यांश को पढ़कर उसमें निहित विचार या संदेश को समझना होता है। जैसे अब आपके कैसे क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बताती हूँ, कि आपके एग्जाम में कोई एक पद्य या कोई दोहा या कोई कुंडलिया या कोई सवैया एक दे दिया जाएगा, और उस देने के पश्चात कवि उसमें से पूछा जाएगा कवि के निहित विचारों को स्पष्ट कीजिए। कवि के निहित विचारों में क्या सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, या कवि प्रस्तुत पद्यांश में क्या कहना चाह रहा है, क्या कौन से विचार प्रकट करना चाह रहा है। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। जैसे देखो ये दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की जाई परे श्यामू हरित दुती होए। अब यहाँ पूछ लेगा कि प्रस्तुत पद्य में बिहारी जी राधा जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और 4 ऑप्शंस दे देंगे, और उन चारों ऑप्शंस में दे देगा कि राधा जी की महिमा का वर्णन किया गया है, या राधा जी की सुंदरता का वर्णन किया गया है ना, या राधा जी की कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का वर्णन किया गया है। उपरोक्त तो सभी किसी भी प्रकार से इसे पूछा जा सकता है, तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर ढूंढना है। इसी प्रकार का आपका प्रश्न बनेगा। जैसे देखो, पाछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। कबीर की उक्त साखी में किसका वर्णन किया गया, या कबीर की उक्त साखी में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, इस तरह से पूछा जा सकता है। और 4 ऑप्शंस दे देगा कि लोक और वेद के अनुकरण को उत्कृष्ट बताया है, लोक और वेद के अनुकरण को उत्कृष्ट नहीं बताया गया है, वेद का अनुकरण करने के बजाय कवि ने कहा है कि अपने विवेक का उपयोग करो, है ना। तो इस तरह के वो ऑप्शंस आपको दे देगा और कहेगा कि उपयुक्त कथन में से कवि ने का कौन सा विचार निहित नहीं है। तो आपको उसमें से ढूंढना पड़ेगा कि इस साखी में कवि ने क्या कहा है और क्या नहीं कहा है। जैसे साखी में क्या कहा है कि कबीर की उक्त साखी में लोक और वेद के अनुकरण को उत्कृष्ट नहीं बताया गया है। यहाँ कवि ने कहा है कि लोक और वेद का हम अनुकरण करते हैं तो उत्कृष्ट नहीं है। हमें लोक और वेद के अनुकरण की बजाय क्या करना चाहिए, अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। परंपरा का अनुगमन करने के बजाय स्वयं के लिए रास्ता ढूंढना चाहिए। यानी जो परंपरा चली आ रही है उसका हमें अनुगमन नहीं करना है, हमें स्वयं के लिए अलग से एक रास्ता बनाना है, और वेद से नहीं सदगुरु के मार्गदर्शन से ही सही लक्ष्य प्राप्त करने का विचार रखा गया है। अब इसमें से कोई 3 पंक्तियां उठा के दे देगा और एक पंक्ति ऐसा दे देगी कि जो इसमें निहित नहीं है, और पूछा जाएगा कि निम्न पंक्तियों में कवि ने का कौन सा विचार प्रकट नहीं हुआ है, तो जो एक नहीं हुआ है वो आपको उसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार विचार सौंदर्य में से आपके क्वेश्चन बनते हैं। विचार सौंदर्य बहुत इजी है, भाव सौंदर्य है, विचार सौंदर्य एक ही तरह का क्वेश्चन आते हैं। ये तो ऐसा पूछा जा सकता है कि कवि के निहित कविता में कौन सा भाव प्रकट हुआ है या कौन से विचारों को प्रकट किया गया है, तो एक जैसा ही क्वेश्चन बनेगा। इन दोनों में से जो भी बनेगा दोनों में से एक क्वेश्चन निश्चित आएगा। ठीक है, भाव सौंदर्य विचार सौंदर्य से। उसके पश्चात आपका अगर एक क्वेश्चन बनता है तो शिल्प सौंदर्य से बनेगा। शिल्प सौंदर्य में कैसे बनेगा, जब शिल्प सौंदर्य पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे। ये बहुत इजी टॉपिक था। इस प्रकार कविता को पढ़कर उसमें व्यक्त किए गए विचार एवं जीवन दृष्टि की पहचान हमें करनी होती है कि कविता में क्या विचार प्रकट किए गए या कवि ने इसमें कौन सी जीवन दृष्टि को प्रकट किया है। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि विचार सौंदर्य है क्या। तो किसी गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर लेखक के विचारों को ग्रहण करना, उसमें कवि लेखक क्या कहना चाह रहा है, कवि क्या कहना चाह रहा है, कौन से विचारों को कवि ने प्रकट किया है या कौन सी शिक्षा उसमें दी गई है। तो बिल्कुल सरल सा टॉपिक था। आशा करती हूँ विचार सौंदर्य आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, कविता के भावार्थों को समझकर कवि क्या कहना चाह रहा है उसको समझकर उसका उत्तर देना है आपको। ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा कि उपयुक्त कथन उपयुक्त पंक्तियों में
कवि क्या कहना चाह रहा है, या उपयुक्त पंक्तियों में कवि का कौन सा विचार प्रकट हुआ है या कौन सा विचार प्रकट नहीं हुआ। इसी तरह का एक क्वेश्चन बनेगा इसमें से। बहुत इजी, बहुत सरल। शिल्प सौंदर्य बहुत समझने की आवश्यकता है, जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये वीडियो, और विचार सौंदर्य को आप अच्छे से समझ पाए। अगर समझ पाए तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइक करने में बहुत कंजूसाई करते हो, देखो तो सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। बीच में कुछ गैप हो गया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे मैं कोशिश करूँगी कि रीड तक आपके जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगे वो मैं निरंतर वीडियो डालती रहूँगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।